जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे स्टेप्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमने स्टेप 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए। टुडे वी विल डिस्कस स्टेप नंबर 5, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब जब हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई, एक हाइपोथेसिस हमारे पास आ गया है कि ये प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो इस तरह की हो सकती है या नहीं भी हो सकती। वो हाइपोथेसिस जो है इट मे बी करेक्ट और इट मे बी फॉल्स, लेकिन उसको फॉल्स या करेक्ट प्रूव करने के लिए हमें कोई उसमें प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा और कोई एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप है दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। कि जब हम किसी भी मेथड को, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, किसी हाइपोथेसिस को एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, सो द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन हम किस तरह से करते हैं? बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है या वो गलत है, क्योंकि जब तक हम कोई प्रूफ प्रैक्टिकली उसको प्रूफ नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है या वो गलत है। ठीक है, द डिडक्शंस, अगर कोई डिडक्शन है विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। रिगरस मीन कि उसको हम किसी स्ट्रॉन्ग, किसी सॉलिड टेस्टिंग के जरिए जो है हम उसको प्रूव करते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस में तो चांस होता है कि वो सही भी है गलत भी है, लेकिन जब हम कोई डिडक्शन को चेक करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली जो है उसका हम प्रूफ लेते हैं, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा एक्यूरेट जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा जो है वो मतलब स्ट्रिक्ट टेस्ट करना पड़ेगा जिससे हम उस डिडक्शन को प्रूव कर सकें कि वो सही है। ठीक है, सो बिकॉज डिडक्शंस आर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, जो ऐसा स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस हो जिसमें इफ देन लॉजिक हो, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। तो डिडक्शन को प्रूव करने के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है, करेक्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना जो है वो जरूरी है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, इनकरेक्ट हाइपोथेसिस को आर रिजेक्टेड एंड वन विच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें कोई हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, वो गलत साबित हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आए, तो उस हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसके रिजल्ट जो हैं वो उस हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं, तो फिर हम उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट जो है प्रूव कर लिया है, तो उसको जो है फर्दर दोबारा से उसको प्रूव करने के लिए दोबारा उसको टेस्ट किया जाता है, ताकि उसकी वैलिडिटी को प्रूव किया जा सके, और उसको स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग जो हम कहते हैं कि जिसमें हम उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव करते हैं। बिकॉज अगर एक दफा एक्सपेरिमेंट किया, हो सकता है हमारे रिजल्ट जो है वो इनकोरेक्ट हो। ठीक है, जो हमारे पास रीडिंग आ रही है, जो हमारे पास कंक्लूजन आ रही है, वो इनकोरेक्ट हो या एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म ना किया गया हो, तो उसको दोबारा से बार बार उस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है, उनको बार बार टेस्ट किया जाता है, ताकि उनको जो है उनको प्रूफ किया जा सके, उनको वैलिड करार दिया जाए, ताकि ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये हाइपोथेसिस जो है, ये वैलिड है और ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जब बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन आवर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम उसके जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स होते हैं उनको हम समराइज करते हैं। सो स्टेप नंबर 6 इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, उसको जाहिर है उसकी जो रीडिंग्स आएंगी या उसकी जो कंक्लूजन्स आएंगी, उसको हम कहीं ना कहीं तो लिखेंगे। ठीक है, कहीं जैसे हम कहीं किसी टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं, किसी हम पाई चार्ट में उसकी वैल्यूज जो हैं उनको हम पुट कर रहे हैं, कहीं उनको हम डाटा जो है, जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, जो कि न्यूमेरिकल डाटा है, उसको हम कहीं लिखते हैं, कहीं नोट डाउन करते हैं, और फिर उस डाटा को एनालाइज किया जाता है बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टूल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसमें स्टैट्स के जो फॉर्मूलाज हैं या जो उनके रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक जो है वो हम एक कंट्रोल रखते हैं और एक जो है हम उसको एक्सपेरिमेंट टूल कहते हैं।
कंट्रोल क्या है? व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट? दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर साइड बॉक्स कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ये ठीक है? तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जिस चीज को हमने चेक करना है उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहेंगे, और उसको दूसरे को जिसमें हमने सारी कंडीशंस जो है वो हमने नॉर्मल रखी हैं उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू चेक द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, आप फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि इट इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फॉर एग्जांपल इससे पहले हमें नहीं पता कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं है. सो वी विल मेक टू ग्रुप्स. वन इज कंट्रोल ग्रुप, जिसको हम फ्रीली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्लांट को, उसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे, ठीक है. तो उसमें जो है उसको कोई हम मेजर्ड अमाउंट नहीं दे रहे, उसको फ्री जैसे आम प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं. लेकिन जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चूंकि हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेक करनी है, सो हम एक ऐसा प्लांट ग्रो करेंगे कि जिसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा. सो अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, उसको कोई कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी. सो व्हाट विल हैपन इन कंट्रोल ग्रुप, जो है उसमें नॉर्मल कंडीशंस हैं तो उसमें नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है. उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ, जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको नहीं दी गई थी. तो क्या होगा कि जो जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगी. जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट क्या है वो इट विल डाई, उसको जब उसको फूड नहीं मिलेगा तो वो खत्म हो जाएगा. सो इस तरह से हम कंट्रोल ग्रुप को और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम जो है वो वेरीफाई करते हैं. इसमें आप एक और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आप इफ यू आर गोइंग टू सम ब्लड टेस्ट, ठीक है, आप किसी लेबोरेटरी में किसी ब्लड टेस्ट के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो क्या होता है कि जब ब्लड रिपोर्ट आती है, दैट इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, वो रिपोर्ट जो होती है वो आपके रिजल्ट्स हैं. अब उन रिजल्ट्स को आप किस तरह से कंपेयर करते हो? आपकी रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यूज भी दी होती हैं, ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यूज होंगी वो कंट्रोल ग्रुप की हैं, ठीक है, कि ये नॉर्मल है. और उसके बाद आपकी जो वैल्यू आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होगी वो आपके साइड पे दी होगी, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रीडिंग कहेंगे, ठीक है. वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, तो उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप के साथ जो नॉर्मल रीडिंग्स हैं उनके साथ हम कंपेयर करके हमें पता चलता है कि दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में क्या मिसिंग है और क्या उसमें जो है प्रॉब्लम है, ठीक है. इस तरह से जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए रीडिंग्स को और रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है. सो हियर योर क्वेश्चन इज व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट. इसमें आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने एग्जांपल जो है एक्सप्लेन की गई है, ये आप एग्जांपल जो है वो ऐड करेंगे. द लास्ट स्टेप, अब जब हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड रिपोर्ट थी, तो आपने उस रिपोर्ट को क्या अपने पास रखेंगे? नहीं, यू विल रिपोर्ट दैट रिजल्ट्स, ठीक है. आप जो के कंसल्टेंट होगा उसको आप रिपोर्ट्स जो है वो चेक करवाएंगे, उसको रिपोर्ट्स जो है वो दिखाएंगे, रिजल्ट्स अपने दिखाएंगे. सो दैट स्टेप इज कॉल्ड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, ठीक है. जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, इफ दे आर गोइंग टू सॉल्व सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो जितने स्टेप्स उन्होंने परफॉर्म कर लिए हैं उसके बाद उनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, उनको किसी जर्नल में या बुक्स में वो पब्लिश करते हैं, ठीक है. वो बुक्स और जर्नल्स जो हैं वो नेशनल भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं. इसके अलावा डिफरेंट सेमिनार्स जो हैं वो हेल्ड किए जाते हैं, वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनमें उन रिजल्ट्स को पब्लिश किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, क्योंकि जब तक आप रिजल्ट्स जो हैं वो आप बताएंगे नहीं, किसी को जो है वो शो नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक जितने भी 6 स्टेप्स हैं उनका कोई हमें फायदा नहीं होगा. हमें कोई पता नहीं चलेगा क्या किस स्टेप से स्टार्ट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कौन सा मेथड जो है वो फॉलो किया गया, ठीक है, उसमें क्या रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स को किस तरह से इकट्ठा किया गया, समराइज किया गया. तो वो सब का सब जो है आप कह सकते हैं
कि जो 7th आपका स्टेप है दैट इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, उसमें जितने भी 6 स्टेप्स हैं उनका एक निचोड़ जो है वो उसमें आ जाता है और उस तरह से रिजल्ट्स को पब्लिश किया जाता है, ताकि जो आने वाले लोग हैं या नए लोग हैं वो उन रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकें और उनके ऊपर अपना नॉलेज अप्लाई करके फर्दर जो और प्रॉब्लम्स होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व किया जा सके और वो सबके लिए हेल्पफुल रहे। यहाँ पे आपका जो है वो स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो आपको कुछ 7 के 7 स्टेप्स जो नहीं आ सकते बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस तो हर स्टेप का आ सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई 1 या 2 स्टेप्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है।